हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार, जहां से हमने पिछले छोड़ा था वापस उसको कंटिन्यू करने आ चुके हैं। तो मैंने आपको पिछली बार बोला था कि हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना 1815 जो बना था, किसके द्वारा बना हुआ था? किसी को याद आ रहा है क्या ट्रीटी ऑफ वियना किसके द्वारा बना हुआ था? तो आप इसको लिखना कमेंट में, मुझे लिखना, मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मैंने पिछला वीडियो बता दिया। तो ट्रीटी ऑफ वियना जो था वो मैंने बोला 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही में हर अटेम्प्ट, ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में आ ही जाता है। सो ट्रीटी ऑफ वियना किसके द्वारा जो साइन किया था? वियना कांग्रेस के द्वारा बना हुआ था, यूरोपियन पावर्स के द्वारा बना। चलो मैं बता ही दिया, यूरोपियन पावर्स के द्वारा बना हुआ था। जो वो भी कहां पर, वो लोग एक जगह संगठन बैठा, वो संगठन ही कहां बना था? वियना में, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया ट्रीटी ऑफ वियना। तो इससे पहले हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना पढ़े तो ये ट्रीटी का मतलब क्या होता है? किसी को ट्रीट दे रहे हो क्या? किसी को मिठाई दे रहे हो क्या? नहीं। ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट बना है, वो भी कहां बना है? वियना में बना है। वो भी कौन सी ईयर में बना है? 1815 में। इसलिए उसको कहते हैं हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना 1815। पहला पॉइंट है हमारा जो कि हमें एग्जाम में हाफ मार्क्स दिला सकता है। बॉर्बन डायनेस्टी जो डिपोज्ड हो गया था उसको रिस्टोर्ड कर दिया गया। सुनो, एग्जाम में ऐसा था, बॉर्बन डायनेस्टी विच हैज बीन डिपोज्ड हैज बीन रिस्टोर्ड करते हैं। तो जो बॉर्बन डायनेस्टी आपको याद है कब हुआ था? फ्रांस के टाइम में। कौन? लुईस 16 का जो था वो बॉर्बन डायनेस्टी में था। जो बिस्किट जैसा नाम था उसका, बिस्किट से सोचते मुंह में पानी याद आ गया। तो बॉर्बन डायनेस्टी वाला जो था ना, वो जो खत्म हो गया था उसको इन लोगों ने रिस्टोर कर दिया यूरोपियन पावर्स ने। पर याद रखो कुछ चेंजेस से, ठीक है, कुछ चेंजेस से। और ये याद रखना उस समय जो था ना, लुईस 16 का राज था। अब किसको दे रहा है पावर? देखो, उसको अब पावर देने वाला है लुईस फिलिप को। किसको? लुईस फिलिप को। इसके बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैं इसे भी हटा देता हूं। सो फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी। फ्रांस की जितने भी, फ्रांस याद है जब नेपोलियन वहां पर रूल कर रहा था, उसने बड़ा बड़ा एरिया, पूरा बगल बगल वाले जगह को मार के या फिर लोग से जीत के वॉर्स में वहां पर अपना आर्मी को बैठा दिया था। तो वो जितना भी टेरिटरी को जीत लिया था ना, एनेक्स्ड बाय द अंडर द नेपोलियन, मतलब जितने भी उसने जीता वो सब खत्म कर दिया गया जितने भी नेपोलियन के अंडर में था। मतलब फ्रांस को फ्री छोड़ दिया। फ्रांस जैसा पहले नॉर्मल था उसको वैसा ही पुराना जैसा रख दिया। मतलब तुम जितना भी ऊपर जाओ आखिर में तुमको गिरना तो धरती में ही है, वैसे हो गया। सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप टू प्रिवेंट द फ्यूचर फ्रेंच एक्सपेंशन। ये क्या बोल दिया मैंने? सीरीज ऑफ स्टेट्स जो जितने भी थे वो सब वापस से सेटअप किया। वापस से नहीं, नया सेटअप किया गया। देखो कैसे, ये मान लो मेरा बीच में फ्रेंच है, तो लोग जो थे, जो यूरोपियन पावर्स, उन्होंने सोच समझ के इस बार किया कि क्या पता फ्रेंच वाला लोग फिर से कहीं वापस से अपना बगल वाला स्टेट्स को इंक्रीज करने लगे, बगल वाले जगह में फिर से वॉर करके उस एरिया को जीतने लगे और फिर से अपना एरिया को बढ़ा ले। तो इस चीज को टू प्रिवेंट फ्यूचर फ्रेंच एक्सपेंशन, फिर से वो पूरा एरिया को घेर ना ले, इसलिए मान लो इधर फ्रेंच है मेरा, इधर मेरा ऑस्ट्रिया है, इधर मेरा बेल्जियम है, इधर मेरा जर्मनी है, ऐसे है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने बोला भैया इस बार हम इधर भी छोटा सा माइनस स्टेट बना लेते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह। अब देखो, अब अगर फ्रेंच को बढ़ना हो तो वॉर से पहले उसको यहां वॉर करने से, मतलब मान लो जर्मनी में वॉर करने से पहले उसको इधर वॉर करना होगा, फिर इधर वॉर करना होगा। तो इतना जो बीच में जो स्टेट का जो इसका प्रेशर पड़ा, तब तक जर्मनी वालों को पता चल जाएगा फ्रेंच वाला अटैक करने वाला है, तो पहले ही वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो ये पहले वो डायरेक्ट अटैक ना कर दे और वो पहले से प्रिवेंट उसको कर सके, इसलिए उन्होंने हर जगह छोटे छोटे जगह स्टेट्स बना दिया। अब यही हमारे इंडिया में लेकर चलो, थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहो तो यहां पर मान लो चाइना है, ठीक है, बीच में सबको पता है चाइना कितना अजीब अजीब काम किया है। और यहाँ पर मान लो हमारा इंडिया का यहाँ पर है, तो चाइना वालों को जब भी क्रॉस करना पड़ता है इंडिया में, उसको हमेशा पहले किसको क्रॉस करना पड़ेगा? नेपाल को। तो तब तक इंडिया वाले जो है वो पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि चाइना वालों ने अटैक कर दिया है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, प्रूशिया को जो न्यू इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिल चुका था, प्रूशिया को न्यू इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिल चुका था, प्रूशिया का एरिया बड़ा कर दिया गया।
वेस्टर्न साइड्स में उसको मिला, वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, और ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑन द नॉर्दर्न इटली। प्रूशिया को न्यू इंपॉर्टेंट टेरिटरीज दिए, वो भी कहां पर, वेस्टर्न साइड में। ऑस्ट्रिया को कहां दिया, कंट्रोल ऑन द नॉर्दर्न इटली। फिफ्थ, कन्फेडरेशन सेट अप बाय द नेपोलियन इन जर्मनी वेयर अनटच्ड। जितने भी नेपोलियन ने जो स्टेट्स बनाए थे, छोटे छोटे स्टेट्स, कितने स्टेट्स बनाए थे, 39 स्टेट्स, उन सबको छोड़ दिया गया। उन लोगों को लगा, न यूरोपियन पावर्स लगा था ये तो पहले से ही सही है, इसको मैं क्यों हाथ लगाऊं, क्यों इसको छिड़कानी करूं। मैंने बोला ना, किसी की बुराइयों को हम लोग हटाते हैं, सिर्फ अच्छाइयों को हम लोग रखते हैं, तो उन लोगों ने भी वैसे ही किया। 6th पॉइंट, इन ईस्ट रशिया को पार्ट मिला ऑफ पोलैंड। रशिया को एक मान लीजिए रशिया है, उसके साथ जुड़ गया पोलैंड, तो ये हमारा टोटल रशिया बन गया। एंड द प्रूशिया को क्या दिया, प्रूशिया को दिया सैक्सोनी। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा 6 पॉइंट के बाद, कंजर्वेटिव रिजाइम वॉज ऑटोक्रेटिक, सो दे इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज। ये क्या बोल रहा है, नेपोलियन के टाइम पे जब, या फिर कंजर्वेटिव जब आ गया था, जब यूरोपियन पावर्स था, उससे आने से पहले, उसका दौर शुरू होने से पहले तो नेपोलियन बोनापार्ट का था। तो उस रिजाइम में, उस समय, रिजाइम मतलब उस समय में जब कंजर्वेटिव का दौर चलने लगा, उस समय पहले ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या, जो राजा था कुछ भी किसी को भी हटा सकता था, कुछ भी कर सकता था, तो उन सबको हटा के इन लोगों ने ला दिया सेंसरशिप लॉज। सेंसरशिप लॉज मतलब देख रहे, स्ट्रिक्टली सबको देख रहा है। कौन देख रहा है, कंजर्वेटिज्म वाला लोग, ट्रीटी ऑफ वेनिस से पहले जो मैंने बताया था। एंड लास्ट, द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर फॉर द अनदर रिवॉल्यूशन। जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो एक बार शुरू हो चुका था ना, देखो कितना भी तुम चाहो कि पुराने चीजों को भुला सको, पर लोगों ने उसका स्वाद तो चख लिया था। इसलिए लोग हर वक्त चाहते थे कि हम लोग रेवोल्यूशन का एक बार जो चटनी चखे हैं, अगर मान लो तुम लोगों को जो चटनी को अच्छा लगा, अचार जिसको अच्छा लगता होगा, वो कोशिश करता है, फिर उसको मन करता है कि हाँ एक बार फिर से थोड़ा सा, अगली बार थोड़ा सा मिल जाता ना, मजा आ जाता। चटनी का नाम सुनते मेरे मुंह में पानी आ गया है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उन लोगों ने न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर में आज तक लिख दिया है, ठीक है, सोच के देखो मैंने आज तक क्यों लिखा है। न्यूज़पेपर में, बुक्स में, प्लेस में, हाँ मुझे पता मैं पागल हो चुका हूं, ऐसा नहीं होता है, वो होता है दैनिक भास्कर, ठीक है। न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज एंड द फ्रीडम। हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो गुणगान होने लगा था, वो इन जगहों में पूरा गुनगुनाया जा रहा था कि हम लोग फ्रीडम को जब हम लोग टेस्ट किए ना, सबको वो होना चाहिए, इसलिए हमेशा अनदर रिवॉल्यूशन का डिमांड हो रहा था। इसलिए जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना, तो हम लोग को पता चलेगा कि अरे हमारा रिवॉल्यूशन तो हर जगह बढ़ने वाला है, बहुत सारे रिवॉल्यूशन होने वाला है, जिसका एक टॉपिक का नाम है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। वो हम लोग ना इसके एक टॉपिक करेंगे, द रिवॉल्यूशनरीज, मतलब क्या, मैंने बता दिया, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा द रिवॉल्यूशनरीज। तो उसके बाद हम लोग करने वाले एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो उससे पहले रिवॉल्यूशनरीज का टॉपिक हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक किसमें, द रिवॉल्यूशनरी में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना, और वो घंटी वाला जो है ना घंटी, उसको ऑल करके जरूर दबा देना। चलो टाटा बाय बाय।